नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्तिक भारद्वाज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था ओम्स लॉ के बारे में, तो काफ़ी लोगों से मैंने ओम्स लॉ के बारे में डाला था। तो कल फिर से अमित ने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया। मुझे बाकी लोगों से भी पूछना है। दोस्तों, ओम्स लॉ तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे ना। एक छोटी सी शिकायत है मुझे आप लोगों से। एक तो अगर कंसेप्ट सीखो तो लाइक ज़रूर करो, है ना। मेरा नहीं, किसी से भी अगर कुछ अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिलती है तो एक लाइक ज़रूर करो, क्योंकि आपके लाइक्स नहीं आ रहे हैं, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप रिस्पॉन्स ज़रूर दो। गलत सही कुछ तो बोलो ना। जब भी आप रेस्पॉन्स देंगे तभी आपको और अच्छे से चीज़ें सामने वाला डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि वो मोटिवेट होता है। जिस तरह आप लेक्चर देख के मोटिवेट होते हैं ना, सामने वाला कंसिस्टेंटली आपको अच्छे लेक्चर्स लाए, अच्छी चीज़ें सिखाए। जब आप उसे मोटिवेट करोगे, जब तक आप किसी को मोटिवेट नहीं करोगे वो अपने लिए आपके लिए बेस्ट चीज़ें नहीं ला सकता है ना। तो मैंने आपका सवाल है, ओम्स लॉ तो आपने बचपन से पढ़ा होगा दोस्तों, है ना। बचपन से आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। तो मुझे आपसे सवाल था कि ओम्स लॉ क्या है। बेसिकली मैं बता देता हूँ। एट द फिजिक कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी। ओके, मतलब मेरा सवाल ये है आपसे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है ना। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसका आंसर आप दो। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए। प्लीज़ हर बंदा जाओ कमेंट में लिख के जाओ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी आपके हिसाब से, है ना। ऑप्शन सी बोथ, है ना, और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ द अबव। ये आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के ऑप्शन है। तो अगर आप बता सकते हो तो मैं सपोज करो ये क्वेश्चन ही आ गया, क्योंकि दोस्त यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप विश्वास मान के चलो, ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मुझे किसी के भी इलेक्ट्रिकल का नॉलेज डेप्थ चेक करने के लिए बोलोगे ना, तो मैं तो बेसिकली ओम्स लॉ ही पूछ लूँगा। भाई तुम 9th-10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, ओम्स लॉ क्या है मुझे बता दो। तो इसमें से आपको एक राइट करना है, ठीक है। पक्का ना? तो करोगे। पहली चीज़ तो अगर अच्छी लगे कंसेप्ट तो लाइक करना है। दूसरी चीज़ मेरे ही नहीं, किसी को भी मतलब अप्रिशिएट करना है सामने वाले को। दूसरा पार्टिसिपेट करना है ना। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज इससे पहले मैंने आप लोगों को आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स बताया था। आज मैं आपको वही वोल्टेज सोर्स, अगर दो आइडियल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपस में कनेक्ट करते हो तो उस टाइम पे वो किस तरह अगर कनेक्शंस हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या रहता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इसको लेके आता हूँ। देखो, ये आपके पास दो वोल्टेज सोर्स हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसकी याद रखना, जब भी दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगे हुए देखो तो उनकी पोलैरिटी पे जरूर ध्यान देना, V1 V2। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा दोस्तों, वो जो आपका रिजल्टेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका दोस्तों इस तरह। कैसा? इन दोनों का एडिशन V1 प्लस V2, ये आपका एडिशन निकल के आएगा, ठीक है। नाउ कम बैक टू द, ये आपका पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरे में क्या होगा दोस्त आपका कि आपसे जो है ये आपके जो है यही दो सोर्सेज हैं, लेकिन इनकी पोलैरिटी अलग अलग है ना। पोलैरिटी आपकी जो है यहाँ पे प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, ठीक है ना। और ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर सीरीज में सेम पोलैरिटी में है तो उनको ऐड कर देना, लेकिन अगर वो अपोजिट पोलैरिटी में तो सब्ट्रैक्शन होगा। और जो पोलैरिटी होगी है ना दोस्त, वो डिफाइन करेगी आप लोगों को कि इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है। जो रिजल्टेंट होगा, है ना, दैट इज, अगर यहाँ पर जो पोलैरिटी है आपकी V1 माइनस V2 होगी, अगर आप जो है V1 माइनस V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। और जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होगी दोस्त आपकी, प्लस माइनस, अगर V1 बड़ा है, ठीक है ना, अगर V2 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। अगर आपका V2 बड़ा है यहाँ पर V1 से, तो आपकी पोलैरिटी क्या रहेगी दोस्त उस केस में आपकी पोलैरिटी रहेगी माइनस प्लस, है ना। तो ये जो है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ये डिपेंड करेगा कि ये जो है पोलैरिटीज़ कि आपके पास जो दो वोल्टेज सोर्स आपने सीरीज में लगाए हैं उनमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्त अगला कंसेप्ट है हमारा, अगर मैं आपके पास ये एक मैं लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये वोल्टेज सोर्स है माफ करना प्लस माइनस, यहाँ पर है ना, प्लस माइनस, दिस इज V1, दिस इज V2, है ना। अब मैं आपको बोलूँ कि इसको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दूँ, तो सिर्फ आप इसे एक से सोर्स, कभी भी याद रखना, दो वोल्टेज सोर्स डिफरेंट वैल्यूज के कभी पैरेलल में लग ही नहीं सकते, क्योंकि ये KVL को वोलेटाइल कर देंगे, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक ही केस में बन सकती है, दो वोल्टेज सोर्स, जब आपके दोनों वोल्टेज सोर्स हैं वो क्या है, V1 इक्वल टू V2 के बराबर है, और जो रिजल्टेंट होगा वो सिर्फ एक की वैल्यू होगी, V1 या V2, क्योंकि दोनों बराबर है। सिर्फ ओनली इफ
सिर्फ इसी केस में दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, जब आपके पास दोनों की वैल्यूज बराबर हो। ऑलराइट, है ना। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ पॉइंट्स ना एक्स्ट्रा भी दूंगा अभी मैं। दोस्त अभी क्या है, इसको मैं हटाता हूं यहां पर। अब एक काम करता हूं मैं, आपको जो है जो अब चीज़ है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर एक आपका वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है, और इसके पैरेलल में ना एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये मेरा एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है। अब मुझे इसका जो नेट इफेक्ट होता है ना दोस्त, ये नेट इफेक्ट क्या निकल के आएगा, इसका जो नेट इफेक्ट निकल के आएगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हो, है ना। V = R। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी हो, ये वाली चीज़ कि ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड में हो और आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, वोल्टेज देख रहे हो, करंट देख रहे हो, किसके थ्रू, किसी आप लोड रेजिस्टेंस के, तो उस केस में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। रटाया जाता है हम लोगों को, लेकिन ध्यान रखना दोस्त, वोल्टेज यहाँ पर जो है आपका जो नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस को जो नेग्लेक्ट कर रहे हो ना, उसकी टर्म्स कंडीशन देखो। हथियार आपके पास होने सारे ज़रूरी हैं, मगर इसको कब यूज़ करना है ये आपको समझना पड़ेगा, कब आपको रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस को जो है, ये आपका आर है, इसको तभी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस फॉर लोड करंट, है ना। इसके आगे कुछ एक नेटवर्क लगा हुआ होगा, इसके आगे कुछ ना कुछ एक नेटवर्क टाइप का लगा हुआ है, उस पर्टिकुलर उसमें निकालना है आपको, है ना। तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं लोड रेजिस्टेंस का करंट निकालने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद जो है यहाँ पर और लोड वोल्टेज, अगर लोड वोल्टेज भी आपको कैलकुलेट करने हैं, है ना, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त फैच है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर आपको इस पर्टिकुलर वोल्टेज के सोर्स के थ्रू करंट कितना जा रहा है, या फिर कितनी पावर इस वोल्टेज के थ्रू चाहिए। पावर = VI, तो ये जो वोल्टेज है प्लस यहाँ से कितना करंट जा रहा है, ये आपको पावर देगा। तो दोनों ही केस में या तो सोर्स करंट IS, कितना सोर्स से करंट जा रहा है, दूसरा आपको सोर्स पावर निकालनी है, पावर कितनी डिलीवर कर रहा है या कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो अभी आप इसे उस केस में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, समझे कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट नया लगाओ, स्पेशल लगाओ, ठोको लाइक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसको कांट नेग्लेक्ट, कांट नेग्लेक्ट, है ना, टू कैलकुलेट सोर्स करंट और वोल्टेज सोर्स पावर, है ना, इसके अक्रॉस पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। समझ में आया ये पॉइंट। बहुत ध्यान से देखना, इस रेजिस्टेंस को यूजुअली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है अगर कुछ तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि आई भी है, मैंने भी देखी, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम भरा था मैंने किसी का, मुझे याद नहीं है, 2-3 साल पहले, तो इस तरह का मेरे को रेजिस्टेंस नेटवर्क मिला था और ऑप्शंस थे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के उसमें पढ़ना कि इसको नेग्लेक्ट जब कर सकते हो जब आपको लोड पे पूछा जाए, लोड करंट पूछा जाए या लोड वोल्टेजेस पूछे जाए, ठीक है ना। उसको अगर इस पर्टिकुलर सोर्स के अक्रॉस ही आपसे पूछ ली जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो IS करंट आ रहा है ना, वो इसमें जो यहाँ पे पर्टिकुलर करंट जा रहा होगा, है ना, वो यहाँ से जो आ जा रहा होगा, प्लस यहाँ पे जो कुछ तो इधर जा रहा होगा ना, कुछ करंट इधर जा रहा होगा, कुछ करंट इधर जा रहा होगा। तो ओवरऑल अगर देखोगे, क्योंकि जब करंट थोड़ा सा इधर भी जाएगा, तो डिपेंड्स ऑन कि आगे का नेटवर्क कैसा है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कितना है, क्योंकि आगे का जो नेटवर्क होगा वो डिटरमाइन करेगा कितना जा रहा है। तो वो जो है टोटल करंट जो होगा उनका समेशन होगा, यहाँ जो जा रहा है, यहाँ जो जा रहा है, यहाँ जो IS आ रहा है। तो उस केस में आपका जो करंट है वो जो है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई यहाँ जो करंट जा रहा है उसे कौन कंसीडर करेगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ का करंट है तो यहाँ की पावर भी देखनी पड़ेगी। मैं इस पॉइंट को बार बार लिबरेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये पॉइंट लोगों को पता ही नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर पता है तो लिखो सीरियसली, सर मुझे ऑलरेडी पता था, तो एटलीस्ट मुझे ही पता चल जाएगा मेरी ऑडियंस को, है ना। दूसरा चीज़ क्या है दोस्त, अगर आपके साथ यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है ना, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के साथ मैंने एक करंट सोर्स और लगा दिया है, ठीक है, ये मेरा करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये मेरा करंट सोर्स है ना। अब मुझे आप ये बताओ इसका नेट इफेक्ट क्या होगा दोस्त। इसका नेट इफेक्ट दोस्त, नेट इफेक्ट में अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं तो भैया आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है लोड वोल्टेज और लोड करंट निकालने के लिए, समझ गए। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्त, आप लोग यहाँ पर
सिंपली इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। पोलरिटी का ध्यान देना दोस्त, ठीक है ना, प्लस माइनस वी, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादातर ऐसे बनाते हैं जिनमें पोलरिटी भी उल्टी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो रीज़न है बस ये इसको तो नेग्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सोर्स वोल्टेज करंट निकालना है, आईएस करंट निकालना है, तो आईएस करंट कितना होगा, है ना, वो जो है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो आईएस निकालना है प्लस आपको जो है वो निकालना है, इसकी पावर निकालनी है इसके अक्रॉस, ठीक है ना। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, इसको मैं डू लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो इस वाली टर्म्स में अप्लाई हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना दोस्त, ठीक है। इसी तरह अब हम करंट सोर्सेज के लिए देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। करंट सोर्सेज के लिए मैं आपको बताता हूँ। करंट सोर्सेज में ये आपके दो करंट सोर्सेज अब तो आप जल्दी जल्दी बता ही देंगे, अगर एक समझ में आ गया है तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। ये करंट अपोजिट सेम डायरेक्शन में I1, दिस इज I2, है ना। तो जो आपका टोटल करंट होगा वो क्या होगा दोस्त, आपका जो टोटल इफेक्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में, I1 प्लस I2। ऑलराइट, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है दोस्त, आपके पास जो है यहाँ पर, मैं दूसरा यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे में आपके पास क्या है दोस्त यहाँ पर, कि आपके पास जो है ये एक करंट है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन आपके पास ऊपर की तरफ है। ऑलराइट, दिस इज I1 एंड दिस इज I2, ठीक है। अब उसके बाद क्या है दोस्त, यहाँ पर जो है आप ये यहाँ पर जो है इसकी जो डायरेक्शन होगी, एक्चुअली करंट की डायरेक्शन मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूँ अनटिल अनलेस आई डोंट नो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वन, है ना। तो अगर I1 से I2 माइनस हो गया, अगर I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है, ये सिचुएशन आती है। तो डायरेक्शन किसकी क्या होगी इसकी दोस्त, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने I1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड ली है, ठीक है। अगर मेरी I2 की बड़ी है, ठीक है ना, यहाँ पर I2 माइनस I1, अगर मेरा I2 इज ग्रेटर देन I1, है ना, तो ये जो है आपकी जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड हो जाएगी, है ना। तो ये जो ध्यान है, ये डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ जो डायरेक्शन आएगी वो डिपेंड्स करेगा कि किस करंट का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना डायरेक्शन का, ठीक है। और तीसरा क्या है दोस्त आपका, यहाँ पे तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, अगेन आपको जो है एक ही ये यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर एक करंट है, एक वो है, तो यहाँ पर ये I1 करंट जा रहा है इसमें और इसमें I2 करंट जा रहा है। एक ही ब्रांच में दो करंट सोर्स लगे हुए हैं। क्या ही पॉसिबल है, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है अगर दोनों करंट बराबर हो। याद रखना, किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच में एक ही करंट बह सकता है, दो करंट नहीं बह सकते, ठीक है ना। तो ये करंट I1 इक्वल टू I2 होगा तब ये बहेगा, अदरवाइज नहीं बहेगा, है ना। एक ब्रांच में दो करंट सोर्स यही पॉसिबल हो सकते हैं जब उनकी वैल्यू इक्वल हो। ऑलराइट, नाउ चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है आपका, ठीक है, 4। अब इसमें क्या है दोस्तों, इस पॉइंट में यहाँ पर आपका ये जो है, ओके शायद कोई प्रॉब्लम आ गई, ओके, यहाँ पर ये करंट सोर्स, ठीक है, यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा इसका इक्विवेलेंट इम्पैक्ट क्या होगा। तो जो अगर लोड के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना करंट, तो आप वोल्टेज सोर्स में आप क्या है, पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो लोड कैलकुलेशन में, है ना। लेकिन करंट सोर्स में आप सीरीज वाले को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इस करंट जो है ओवरऑल सेम ही रहेगा, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो लोड के लिए इसको नेग्लेक्ट करके आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर दिस वन, ठीक है, दिस इज I, ओके, सो दिस इज द I करंट सोर्स, ओके। नाउ यहाँ पर जो पॉइंट वही है, R कैन बी नेग्लेक्टेड टू कैलकुलेट करंट और लोड वोल्टेज। माफ कीजिएगा, यहाँ पे लोड भी लिख देते हैं, लोड करंट और लोड वोल्टेज, है ना। लेकिन इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, फिर वही पॉइंट सेम वाला, है ना। अगर आप इस पर्टिकुलर करंट सोर्स के इसके सोर्स के जो करंट सोर्स आपके पास है यहाँ पे ये वाला, इसी के अक्रॉस आप वोल्टेज निकालने की कोशिश कर रहे हो या पावर निकालने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, आपका जो है
ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये भी आपका जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे पावर कंज्यूम हो रही होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे इसकी वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांट बी नेग्लेक्टेड टू कैलकुलेट either voltage across current source or power of the current source, पावर ऑफ करंट सोर्स, है ना। कमाल के कंसेप्ट है ना ये। पक्का आप लोग अगर सीखेंगे ना बहुत कुछ आपको यूनिक मिलेगा। हर छोटी छोटी, हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी होती हैं जो हम छोड़ देते हैं। और ये कब फंसाई जाती हैं, जब इंटरव्यू वगैरह में डील करते हैं, कहीं अच्छी जगह जहाँ पे हमारी नॉलेज टेस्ट हो रही हो, है ना। तो दिस इज, माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ एक करंट सोर्स है। तो इसमें अगर दोनों लो हैं तो इसमें से किसकी चलेगी, उस टाइम पे सिर्फ करंट सोर्स चलेगा। पैरेलल में है तो वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया जाएगा। अगर ये पैरेलल में होते तो वोल्टेज कंसीडर करते हैं हम लोग लोड के लिए, मगर अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तब हम उसको क्या करते हैं, करंट सोर्स को कंसीडर करते हैं। तो एक करंट सोर्स को किया जाता है, ठीक है ना। और रीजन जो है यहाँ पर जो है डू, है ना, ऊपर वाला ही रीजन है। दोनों पॉइंट्स ऊपर वाली इस पॉइंट को भी फॉलो करते हैं। तो मज़ा आया दोस्तों सीखने के लिए। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कहानी शुरू होने वाली है। दरअसल ओम्स लॉ की कहानी जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो है इस कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के, है ना। ये देखो, ये एक भैया थे, इनका जो नाम था, मैंने आप लोगों को बताया था, इन भैया का नाम था वोल्टेज। दूसरे पात्र थे इस कहानी के जो थे करंट, इन दीदी का नाम था करंट, है ना, भैया दीदी जो भी समझ लो। और अब जो इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट शख्स आने वाले हैं, है ना, उन शख्स का नाम है ना, ये रेजिस्टेंस। ये जो शख्स है ना बहुत ही ताकतवर है, इनकी ताकत का अंदाजा अलग ही है ये। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट एंड दिस इज रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले शख्स के बारे में बता ही चुका हूँ। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या है कि आपको कितना पोटेंशियल चाहिए, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लात मारता है कि भाग, और भाग के इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए। चार्ज को एक पॉइंट से लात मार के दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरे थे करंट, जो एक चार्ज है ये कितना बहता हुआ जा रहा है ना, टाइम के साथ एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, ये डिफाइन करता है आपके करंट को। लेकिन अब एक कहानी के एक और हीरो हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। सपोज करो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने एक बॉल को हिट किया, ठीक है ना, बॉल को आपने हिट किया, और जैसे ही आपने बॉल किया तो बॉल जाते जाते थोड़े टाइम बाद रुक जाती है ना, क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो उसको रोकती है। ठीक इसी तरह जब करंट बहता है तो इसको रोकने वाली एक ताकत का नाम है, उसी का नाम है एक्चुअली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसके फ्लो को रोकती है। जो करंट है ना, जिसका काम है बहना, इसका काम है इसको रोकना बहने से, है ना, कैसे भी करके रोकना। तो ये जो रेजिस्टेंस भैया है, आओ इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना, इन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं ना, रेजिस्टेंस, है ना। और रेजिस्टेंस के जो डिवाइस होता है फिजिकल, दैट इज कंसिडर्ड एज द रजिस्टर्स। तो मैं बाद में बताऊंगा उनके बारे में कि कलर कोडिंग से कैसे रजिस्टर्स वगैरह डिटरमिन करते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी रेजिस्टेंस को पकड़ के रख चलते हैं दोस्तों। ये जो रेजिस्टेंस वाले भैया हैं, ये क्या है, इनकी जो है इनका जो रेजिस्टेंस है, इनकी जो ताकत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया कितना है कंडक्टर का। मतलब ये जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेंथ कितनी है कंडक्टर की। सपोज करो ये जो है, मैं अभी इसको इससे ही बना के देता हूँ। यहाँ पर जो है ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है ना, इसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसका एरिया A है। तो दोस्त यहाँ से इस बेसिकली जो है चार्ज को भागना है इसके अंदर से, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन से, चार्ज का फॉर्म यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को भागना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भागते हैं उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब सेमीकंडक्टर्स में जाओगे तो एक बार पढ़ोगे डिफ्यूजन करंट, तो हम यहाँ पे ड्रिफ्ट का जिक्र करते हैं। फिलहाल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब ये वोल्टेज वाले भैया इसमें ताकत लगाएंगे तो यहाँ पे करंट भैया भागते हुए जाएंगे, यहाँ पे इनका काम है यहाँ से भागते हुए जाना। और ये जो रेजिस्टेंस वाले भैया हैं, इनका काम है इसे रोक के रखना। या जो इनकी ताकत है वो डिपेंड करती है कि ये कितना बड़ा एरिया है
है ना। अगर एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें से उतना ज़्यादा करंट जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का बेसिक नेचर क्या है, इसको अपोज करना, करंट को अपोज करना। तो जितना ज़्यादा इसमें से यहाँ से करंट चार्ज निकल के जाएगा उतनी रेजिस्टेंस की ताकत कमजोर हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया के, है ना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। अब यहाँ पर दोस्त ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, माफ कीजिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1/AC लिखते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये लेंथ होती है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इनके बीच में फ्रिक्शनल टाइप में मतलब वो होगा, इतनी मतलब उतना ज़्यादा टकराते इलेक्ट्रॉन्स टकराते हुए जाते हैं, पीछे से फोर्स लगती है, वो अगले वाले को धक्का मारता है, वो अगले वाले को धक्का मारता है, ऐसे जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है, जो अपनी एनर्जीज को इम्पार्ट करते हैं, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो उतना ज़्यादा वो फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, पहली चीज़। दूसरी, ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो ये निकल के आएगा L/A। जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो ये R कितना निकल के आता है, दैट इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी के कभी भी किसी साइन को हटाओगे आप, है ना, ध्यान रखना, जब भी कभी आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाओगे तब एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपका वो होता है ना, कौन सा याद करो, वो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इसको हटाते हैं तो 1/4πε0 कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, मास की वर्च्यू से होता है, m1 m2 ओवर r²। तो जब उसको हटाते हैं तो एक कैपिटल G की मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक उसी तरह जब यहाँ पे कभी भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। ये एक नया ही हीरो है इस कहानी में। रेजिस्टिविटी बेसिकली ये नेचर है, ये जो आपका जो कंडक्टर है ना, ये अलग अलग मटेरियल के बने हो सकते हैं, और हर एक मटेरियल का अपना नेचर होता है। जैसे दुनिया में एक जैसे दो इंसान नहीं हो सकते, उसी तरह एक जैसे दो मेटल्स नहीं हो सकते हैं। तो मान लो ये, अगर मान लो कॉपर का मेटल है तो इसका अपने अलग रेजिस्टिविटी होगी, ये उसका है रेजिस्टिविटी इसकी अलग वैल्यू होगी, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, जो अलग अलग है सबकी अलग अलग होगी। तो दिस इज कंसिडर्ड एज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, है ना, इसे जो है रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं जो है, अगर किसी भी तरह मैं इस लेंथ को 1 कर दूं और एरिया को मैं 1 कर दूं, ये वैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रख लेना, क्योंकि कई क्वेश्चंस यहाँ से छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम्स में तो ज़्यादा नहीं। हाँ, बड़े एग्जाम में भी गेट जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, पर वैल्यूज कैलकुलेशन की इतनी टफ कर देते हैं कि आप टाइम इसी में खराब कर दें। ठीक है ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या है, ये जो है, अगर मैं लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दूं, एरिया की वैल्यू को 1 कर दूं, तो जो आर है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रो के बराबर हो जाएगा। और उस केस में इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। समझ आया। तो बेसिकली जो आपका R है दैट इज इक्वल टू रो L/A। तो जो ये वाली जो रेजिस्टिविटी है, ये इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस केस में बोलेंगे जब आपका जो लेंथ और एरिया यूनिटी है। खैर, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आपका रेजिस्टिविटी होती है, बेसिकली दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, याद रखना, ये जो है, जैसे ये क्या है, टेम्परेचर, ये फिजिकल क्वांटिटी से इफेक्ट होती है। टेम्परेचर हुआ, है ना, आपने इस पे प्रेशर डाला, ठीक है ना, तो इससे आप इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज कर सकते हो। इसका बेसिक नेचर होता है मटेरियल का, है ना। अब चूंकि ये रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस पे भी इसके फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ओम्स लॉ में जो मैंने बोला था ना, एट द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्सेट्रा, वो हम कांस्टेंट क्यों करते हैं, क्योंकि आई हैव टू मेक दिस वन एज ए कांस्टेंट, है ना, रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट करना, ये होता है। चलो, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मैं लेंथ को जो है यहाँ पे जो है ट्वाइस कर देता हूँ मटेरियल की, है ना, 12 कर देता हूँ, एरिया को मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ। तो मेरा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। रेजिस्टिविटी पे, सॉरी माफ करना, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, नॉट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे। बताओ, जल्दी से लिखो दोस्त, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो। एग्जैक्टली, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपने गलत किया हो, है ना। अगर किसी भाई ने कोई आंसर लिखा है तो गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया। रजिस्टिविटी का तो नेचर पे डिपेंड करता है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल आप 2 मीटर लंबा लो, 50 मीटर लो, मटेरियल का नेचर तो नेचर ही है ना।
तो नो इफेक्ट ड्यू टू लेंथ एंड एरिया। समझ में आया? ये कहानी थी दोस्तों किसके लिए, क्योंकि मुझे कहानी शुरू करनी है ओम्स लॉ की। और ओम्स लॉ क्या है ना, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी उसके लिए जाने के लिए। मतलब आपको देखोगे ना कि ओम्स लॉ जो है किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए ना यूजुअली पूछ लेते हैं व्हाट इज द ओम्स लॉ। तो इन ओम्स लॉ की एक इन डेप्थ नॉलेज हो ना, तो आप जो है मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको हैंडल कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, कहानी फिर से लौट के आती है उसी सवाल पे जहाँ से शुरू हुई थी, है ना। कहानी क्या थी मेरी दोस्त आप लोगों से कि भैया इसमें आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो मुझे आपके कमेंट सेशन में इसका आंसर चाहिए कि आंसर क्या है, ठीक है ना। जब आप आंसर लिख दोगे मैं चेक करूंगा और कल के लेक्चर में मैं जो है आपका ओम्स लॉ शुरू करूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर वो बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। और माफ़ करना दोस्तों, चांसेस है कि मैं जो है लेक्चर्स की लेंथ जो है, क्योंकि अभी मैंने एक सर्वे कराया था, लोगों को बोलना है कि एटलीस्ट 30 मिनट से 1 आवर की लेक्चर लेंथ ले सकते हो। 30 मिनट टू 45 मिनट्स का बीच में जो है मैक्सिमम लोगों ने बोला था, 1-2 लोगों ने 1 आवर बोला। तो मेरी जो लेंथ रहेगी नियर अबाउट 40-45 मिनट्स के आसपास ही रखूंगा मैं, ठीक है ना। पर पढ़ लेना, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो घबराना मत लेने से। लोग 8 आवर की क्लास करते हैं, तो डरिएगा नहीं, है ना, बीच में छोड़ के नहीं भागना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है उसके बाद जो है ये वो हो जाएगी, मेंबर्स स्पेसिफिक है, मेंबर्स के लिए जो है ये जो है कर दी जाएगी। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो या तो आप यूट्यूब पे जाके जो है एक सब्सक्राइबर के साइड में ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन बटन दबा दो और पेमेंट कर देना। 159 रुपीज़ है, मतलब 6 रुपये पर डे से भी कम कहा जा रहा है यार, मतलब इससे ज़्यादा कम क्या लोगे। दूसरा क्या है, अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको डायरेक्ट लेना है, तो आप मुझे भेज सकते हो कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर पिंग कर दो, है ना। और उस व्हाट्सअप नंबर पर जब मुझे पिंग कर दोगे तो मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा, है ना। आपके उस पर एक फोल्डर भेज दूंगा जिसमें सारी वीडियोज़ होंगी, है ना। और जो है आपको एवरीडे जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं उसके नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट वाले हैं। तो 2 तरह के लोग हैं, एक यूट्यूब के थ्रू हैं जिन पे पेमेंट यूट्यूब नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट मेरे से आके ले रहे हैं। तो जो मेरे से आके ले रहे हैं उन लोगों को मैं जो है नोट्स भेज दे रहा हूँ, मैं उनको जो है वो कर दे रहा हूँ। अच्छा, जो पेड मेंबर भी है ना, वो लोग एक बार ना अपने आप को जो है मेरे को मैसेज जरूर कर देना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उन लोगों को डेली रेगुलर नोट्स के लिए एनरोल कर सकूं। मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद ना मैं नोट्स सेंड करता हूं, ये जो नोट्स हैं जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ये नोट्स आप सबको मिल जाएंगे, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो सचमुच आप अपना रियल ऑनेस्ट फीडबैक जरूर देना। अगर पूरा लेक्चर देखा है ना, क्या कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला, कुछ कंसेप्ट में डेप्थ बनी आपकी या नहीं बनी, है ना, या सिंपली आपको लगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। कंसेप्ट की डेप्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मुझे ओम्स लॉ कराना है, थोड़ा डीप में कराना है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बताने, इंडक्टर कैपेसिटर्स बताने, है ना, इंसुलेटिंग पावर्स वगैरह, है ना। फिर उसके बाद जो है वो भी कराने हैं। तो मैं करा सकता हूँ क्या कलर कोडिंग रजिस्टर्स की, कलर कोडिंग चलो मैं दोस्त कल ही करा देता हूँ, ठीक है। बाय।